गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से पावन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृतियों का टकराव भाग 8 में आज हम इस अध्याय से संबंधित अंतिम भाग में जो पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जिसने अपनी 11 वर्ष की उम्र में एक ऐसा एहसास को पाया जो शायद दुनिया का सबसे बुरा एहसास था। बात करते हैं आज हम अलाउदाहु इकोयानो के बारे में। अगर इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, इकोयानो की पिक्चर जो है ये थी। इनका जन्म जो है अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप आप मानचित्र में इस तरह से देख सकते हैं, और आधुनिक नाइजीरिया जगह थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जिसमें गिनी लिखा है। ये बताते हैं अपने जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा जीवनी में कि जब वो मात्र 11 वर्ष के थे तो एक रात को बहुत सारे लोग आते हैं और वो उसे और उसकी बहन को ज़बरदस्ती उनके माता पिता से अलग कर देते हैं। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, छुड़ा लिया जाता है और माता पिता देखते रह जाते हैं। और इस तरह से उनको अलग कर दिया जाता है, ले जाया जाता है उस रात में, और फिर उसे एक के बाद एक आदमी के हाथों में जो है वो आगे से दिया जाता है। उसे मालूम नहीं होता है, बच्चे को कोई पता नहीं है हो क्या रहा है। हो रहा होता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, एक आदमी से दूसरा आदमी बेचता है इसके तरह से। और कहते हैं कि वो जो है कोई 4 या 5 दिनों के बाद एक बंदरगाह के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर उसे अपनी बहन जो नज़र आती है चौथे पाँचवें दिन। तो वो बड़ा खुश होता है उसे देखकर कि कोई तो उसका अपना मिला। और उस रात कहता है वो इतने दिनों के बाद जो है बड़े ढंग से सो पाया। लेकिन सब सुबह जब उठता है तो स्थिति थी वो बहुत बदतर थी। उसकी बहन जो है वो उसके आंखों के सामने नहीं थी। उसके बाद उसने उसके कभी भी नहीं देखा, और उसे जो है उससे पहले बहुत सारे आदमी को जंजीरों से बांधा जा चुका था, और उसके बाद उसको भी जंजीरों में बांधा गया और फिर उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए और उसे उसके बाद जहाज़ में धकेल दिया, जहाँ पर पहले से ही बहुत सैकड़ों की तादाद में आदमी जो थे एक दूसरे के साथ सटे हुए, और उस तरह से उसे बिठा दिया जाता है। और फिर वहाँ उसे बताया जाता है कि अब वो दास के तौर पर उसे बेचा जाएगा दूसरे देशों में। तो आज हम पढ़ेंगे दास व्यापार के बारे में, या ऐसी प्रथा जो बहुत कलंक था आज चाहे वो पहले बात करें विश्व के समाज में एक कलंक भरा समय रहा वो, तो उस दौर की बात करेंगे कि दास प्रथा थी क्या थी। तो इक्वानों के बारे में भी आगे हम पढ़ते रहेंगे। दास प्रथा में सर्वप्रथम इस चित्र की बात करेंगे। ये अंगोला और ख़ासतौर पर जो कांगो का जो प्रदेश है वहाँ पर आज भी लोग इस तरह का जो है वो दृश्य बनाते हैं, कई बार ये दिखाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि देखिए इस तरह का व्यवहार जो हमारे साथ 400 वर्ष तक होता रहा, और उन 400 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने इन देशों की तरक्की करी, इन देशों को कहाँ से कहाँ ले गए, और हमारे साथ और हमारा जो देश था वो आज तरक्की के मायने में कहाँ खड़ा है। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन किसी के ऊपर जो है वो जूं तक नहीं रेंगती, कोई इनको दिखाने वाला नहीं होता है, कोई चैनल नहीं दिखाता है। तो इस तरह का अभद्रपूर्ण जो व्यवहार था वो 400 वर्षों तक एक सभ्य व्यक्ति, एक शिक्षित लोगों का, जो दुनिया के सबसे शिक्षित लोग थे, उनके द्वारा ये होता रहा। तो पढ़ लेते हैं दास प्रथा के बारे में। दास व्यापार आधुनिक विश्व के माथे पर एक कलंक के समान है। कहते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में ये जो प्रथा थी, दास व्यापार की जो प्रथा थी, ये पूरे यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में फैल चुकी थी, जो आज के परिदृश्य में सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर यह व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय ये सबसे उच्चतम शिखर के ऊपर थी। मतलब सबसे ज़्यादा दास उस समय पकड़े गए और उनको बेचा गया। मंडियों में भाव के, कीमतों के, जिस प्रकार सब्जियां बेची जाती थी उस प्रकार से इन्हें भी बेचा गया चीज़ों की तरह। इन दासों पर जो भी अत्याचार हुए उनके बारे में वर्णन किया जाता, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पश्चिमी सभ्यता के विकास में दास प्रथा की विशिष्ट भूमिका। पश्चिमी सभ्यता के विकास के इतिहास में दास प्रथा ने विशिष्ट भूमिका अदा की है। किसी अन्य सभ्यता के विकास में दासों ने संभवतः इतना बड़ा योगदान नहीं दिया है, और न ही दासता के नाम पर मनुष्य के द्वारा इतना व्यापक तौर पर शोषण और उत्पीड़न ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है संसार भर की सभ्यताओं में, जो कि पश्चिमी सभ्यता में इस प्रकार का एग्जाम्पल है। पाश्चात्य सभ्यता के सभी युग, किसी की भी कोई भी युग ले लीजिए आप, प्राचीन ले लीजिए, यूनानी और रोमन समय से जब साम्राज्य हुआ करता था उस समय की बात कर लेते हैं, या मध्यकालीन की बात कर लेते हैं, आधुनिक समय की ही बात कर लेते हैं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक की बात कर लेते हैं। उस समय तक जब ये प्रथा प्रचलित थी तो दासों ने इनकी हर एक भव्य इमारत जिसके ऊपर ये इतराते हैं विकसित देश की श्रेणी में शामिल हैं, ये सारा उनके पसीने और रक्त से उठाया और बनाया गया है। किसके? इन दासों के, जिसकी बात ये देश कभी नहीं करते हैं। दास प्रथा का जन्म 15वीं शताब्दी में हमने पढ़ चुके हैं कि स्पेन और जो पुर्तगाल देश थे, उन्होंने बहुत सारे नाविकों को जो है दूसरे महाद्वीपों की खोज के लिए जो है भेजा,
और वो सक्सेसफुल हुए, जिनका नाम जो है क्रिस्टोफर कोलंबस आता है, सर्वप्रथम जिसने बहामा द्वीप समूह की खोज करी थी। उसके बाद जो है वो हॉर्नेट कॉर्टेस की बात आती है, फ्रांसिस्को पिंजारो की बात आती है, फिर वास्को डी गामा जिसने भारतवर्ष की खोज करी। तो इन लोगों ने जैसे ही इन जगहों की खोज करी, उसी प्रकार से दास जो प्रथा थी वो उसका जन्म हो गया, उसने भी जन्म ले लिया। सर्वप्रथम कैसा हुआ कि किन लोगों को गुलाम बनाया गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जैसे भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष में जैसे ही उन्होंने अपने पैर सारे यहाँ के जो गरीब लोग थे उनको गुलाम बनाया गया, लेकिन कहता है उसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। कारण क्या थे? इनसे कार्य करवाना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि वो इसी देश के थे, उनके दादा परदादा, उनके भाई बहन सारे यहीं के ही होते थे, इसलिए जो है उनका सहारा उन्हें मिल जाता था। इस कारण उनसे कठिन कार्य करवाना अत्यंत मुश्किल कार्य था, सहज कार्य नहीं था। दूसरा, बहुत से लोग जो यूरोपियों द्वारा फैलाई गई बीमारियों का शिकार हुए, ये लोग बीमारियां लेकर आए, इनके पास इलाज के संसाधन थे, लेकिन उन गरीब देशों के पास जो है इस प्रकार के संसाधन नहीं थे, तो वो बहुत सारे मारे जा रहे थे। तो इस कारण भी उनका आक्रोश था इन लोगों के प्रति, इसलिए भी वो उनके गुलाम नहीं बन पाए। तीसरा है, अत्याचारों के कारण अक्सर विद्रोह कर देते थे। कहते जब घोर अत्याचार इनके ऊपर होने लगते थे, उन स्थानीय लोगों के ऊपर, तो वो विद्रोह भी कर देते थे, बड़े विद्रोह हो जाते थे, क्योंकि उसी जगह पर रहने वाले बहुत सारा ग्रुपिज्म हो जाता था, इकट्ठे हो जाते थे, इस प्रकार से विद्रोह भी कर देते थे और वो मुश्किल कार्य हो जाता था उनको दबाना। चौथा है, दास भाग जाते थे तो पहचान करना मुश्किल हो जाता था। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो कश्मीर में बहुत सारे नौजवान जो है वो आतंक की राह पर चल चुके हैं, और ऐसे लोग एकदम से आते हैं, भारतीय जो फ़ौज है उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको गोली बरसाते हैं और मार के चले जाते हैं, और उनका पता भी नहीं लग जाता, क्योंकि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उनकी शक्ल जो है सभी की एक तरह की है, वो इसी जगह के रहने वाले हैं। तो इस तरह से अब इन चार जो समस्या थी, इनको से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, अफ्रीका महाद्वीप को जो सबसे गरीब लोग वहाँ के थे, लाचार व्यक्ति थे, उनको चुना, और वो देखने में कैसे थे, काले, तो दूर से पहचान भी उनकी हो जाती थी। इसलिए बड़े पैमाने पर इन लोगों को दास बनाया गया, अफ्रीकी मूल के लोगों को। अब यहाँ पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब ये अपने सबसे चरम स्तर पर थी, माना जाता है कि उस समय अमेरिका में कैलिफोर्निया में सर्वप्रथम जो है सोने के चिन्ह मिले थे। सोना बहुमूल्य धातु है जिसको हर कोई पाना चाहता है। तो इन लोगों में अब उस सोने को पाने के लिए जो है वो होड़ लगी थी, मची थी। इस कारण उनको उन खाद्यान्नों में, उन खानों में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों के काम करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने दासों के द्वारा पूरी हो सकती। तो इसलिए जो है जहाज़ों में भरकर दासों को लाया जाता था। 4 से 6 सप्ताह यूरोप से पहुँचने में लग जाते थे। अफ्रीका से यूरोप महाद्वीप में पहुंचने में महीने से 1.5 महीना का समय लग जाता था, और रास्ते में ये दम तोड़ देते थे, या बहुत सारे लोग मारे जाते थे, या कोई आत्महत्या कर लेता था। और इनमें अधिकतर जो युवा लोग होते थे 13 से 30 साल, क्योंकि युवाओं से लंबे समय का जो काम लिया जा सकता था, अधिक समय काम लिया जा सकता था, और इनमें 30 से 35% स्त्रियाँ भी शामिल होती थी। अब इक्वानो कहता है कि उसे जिस जहाज़ में ले जाया गया था वो इस तरह का बयान करता है कि देखेंगे आप, यहाँ पर सामान रखा गया है जहाज़ में, लेकिन इस जगह के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आदमियों को रखा गया, ये वही दास थे। अगर इसका बड़ा रूप देखेंगे तो ये दिखाया गया है इतनी जगह के ऊपर एक से दूसरा सटा हुआ व्यक्ति। अगर इसकी मैं जो है आपकी तुलना करूं तो आज अगर आप कभी जो है रास्ते पे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, तो मुर्गे की जो गाड़ी है, जो चिकन की गाड़ी होती है, जो बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं, ठीक इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि वो बोल नहीं पाते हैं, अगर उनके पास भाषा होती तो शायद वो भी कहते कि भाई हमें थोड़ा सा इज्जत से ले जाओ, हमारा भी दम घुट रहा है। तो इन लोगों का दम घुट जाता था, सांस कम मिलती थी, खाना कम मिलता था, पानी कम मिलता था, और इस स्थिति में इसी तरह से बैठे उनको ले जाया जाता था। सोचिए, बहुत सारे दम तोड़ देते थे। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मरना पसंद करें। इक्वानो कहता है कि ऐसा महसूस होने लगा था एक समय कि इससे बदतर है कि मैं खुद मर जाऊँ, लेकिन कहते हैं इनके हाथ बंधे होते थे, गला भी दबाएं तो किस तरह से। कहता है इनके जो 2 साथी थे वो भागने में सफल हो गए, और उन्होंने भागते हुए छलांग लगा दी समुद्र में। उनको मालूम था कि वो मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जीने से बेहतर मौत को अपनाया। तो सोच सकते हैं उनके जीवन क्या होगा, किस तरह की अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ हो रहा होगा, उससे ज़्यादा वो मरना पसंद कर रहे थे। तो ये स्थिति जो है दासों की उस समय थी, दासों का जीवन। अब उन्हें जैसे इक्वानो को ले जाया गया और उसको ब्राज़ील में सर्वप्रथम जो बेचा गया था, तो उनसे 14 से 16 घंटे काम लिया जाता था। सोचिए आप, 14 से 16, 24 घंटों में 14 से 16 घंटे काम लिया जाता था। जंजीरों में बांध के रखा जाता था, शरीर पर कोड़ों की मार पड़ती थी, अगर नींद भी आ जाए तो कोड़ों की मार पड़ती थी, और सभी को जो है भरपेट भोजन नहीं मिलता था। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े होते थे, और नंगे बदन के ऊपर कोड़े खाना। सोचिए क्या ज़िंदगी थी उनके बारे में। वे शादी नहीं कर सकते थे, हर प्रकार के अधिकारों से वंचित होते थे, धर्म नाम की चीज़ उनके जीवन में नहीं थी। और वो धार्मिक लोग, सोच सकते हैं ये लोग धार्मिक थे, ये धार्मिक लोग जो अपने आप को विश्व के सबसे बड़े धर्म के अनुयायी मानते हैं। इन लोगों के द्वारा इन लोगों के ऊपर इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, अत्याचार किए गए। 1-2 वर्षों नहीं, 10 वर्षों नहीं, 400 वर्षों तक इसी तरह का व्यवहार, कई पीढ़ियाँ आती गई और इसी तरह का व्यवहार ये करते गए, और अपने आप को, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते चले गए। कहाँ? विकसित देशों की श्रेणी में आ गए।
तो ये किया गया इन लोगों के द्वारा। तो कहता है कभी भी अगर दास भागने की कोशिश करता था तो उसे गोली भी मार दी जाती थी, कोड़े तो बरसाए जाते थे लेकिन गोली भी मार दी जाती थी भागते हुए दासों को पीछे से। लेकिन ये सभी कार्य जो है सरकारों के बीच में होते रहे, राजाओं के राज के बीच में किसी ने किसी प्रकार का जो है वो इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा 400 वर्षों तक। दास व्यापार के प्रभाव क्या पड़े? सर्वप्रथम अफ्रीका के ऊपर विनाशकारी प्रभाव सिद्ध हुआ कि सोचिए भारतवर्ष से आज बहुत सारे युवा हैं और हम बहुत इतराते हैं, बहुत बताते हैं कि हमारे इतने युवा हैं। मतलब युवा होने का मतलब है कि हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा इनके जो श्रम है उसके बलबूते पर। जिन देशों से 13 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को ले जाया गया उन देशों की स्थिति क्या है, और वो बदतर स्थिति आज अगर है तो किसके कारण रही? इन लोगों के कारण। वहाँ से इन युवाओं को लेगा जो अपने देश के लिए कार्य कर सकते थे, वो किसी दूसरे देशों के लिए जो है वो मर मिट गए, अपना खून बहा दिया, पसीना बहा दिया और उन लोगों को विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में लेकर चले गए। कौन? यही दास लोग। तो किसके ऊपर? अफ्रीका के ऊपर विनाशकारी प्रभाव है, जिसका प्रभाव आज भी है। आज भी ये लोग जो है गरीब देशों में शुमार है। किस वजह के कारण? कि इनके लोगों, इनके जो पूर्वज थे उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, उनको ले जाया गया। तो इस प्रकार से दूसरा प्रभाव, दासों का जीवन नरक के समान, मृत्यु ही दुखों की निजात दिलाती थी, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ। तीसरा है दास व्यापार यूरोपियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। भाई वरदान सिद्ध हुआ, लोग माला माल हो गए, विकासशील से विकसित देश बन गए। तो किसके लिए? यूरोपीय देश जो है वो वरदान सिद्ध हो गया। मानवतावाद का गहरा धक्का लगा। मानवतावाद का मतलब हुआ कि मानव की इंपॉर्टेंस समझना और उसकी भलाई के लिए कार्य करना, उसकी स्थिति को और सुदृढ़ करना, अच्छी बनाना, वो है मानवतावाद। तो 400 साल तक यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी जगह पर जो अपने को सबसे शिक्षित लोग मानते थे वहाँ पर मानवतावाद की कोई चीज़ नहीं थी। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के द्वारा क्या है कि भगवान ने इसको अमीर देश में जो है वो पैदा किया और गोरा रंग दिया। इसने एक व्यक्ति जो अफ्रीकी मूल का दास है उसे कहाँ लटका दिया है? एक पेड़ के साथ लटका दिया। कितना अमानुषिक व्यवहार। तो इस प्रकार का ये कहता है दास प्रथा का शोषण ही पराकाष्ठा। ये दास प्रथा जो है शोषण की पराकाष्ठा, कोई अंत नहीं था किस प्रकार का शोषण। आप देख सकते हैं इक्वानों का भी इसी प्रकार के दृश्य रहा होगा, जब अपनी माँ से वो बिछड़ रहा होगा, माँ से बिछड़ जाना हमेशा के लिए, और वो भी कम उम्र में 11 वर्ष की आयु में, सोच सकते हैं आप। तो कहते हैं इक्वानों के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे एक चैप्टर ले लेते हैं, और यह है कि दास प्रथा का उन्मूलन। इक्वानों की बात चली थी तो कहते हैं कि इक्वानों का, क्योंकि वो छोटा था और फिर शरीर से भी कमज़ोर था, इसलिए जो है उसे एक के बाद एक मालिक जो है खरीदता चला गया, और अंतिम जो मालिक था वो इंग्लैंड का था। तो उस मालिक को दया धर्म का रखने वाला व्यक्ति था, तो उसने उसे थोड़ा खिलाया पिलाया और सेवा भाव से उसको जो है थोड़ा सा उसका शरीर में वो लगा, और इस तरह से वो स्वस्थ होते हुए उसने अपने मालिक की बहुत सेवा की। और मालिक बहुत खुश थे उसके कार्यों के द्वारा। कहते हैं वो उसे जो है अपने साथ, क्योंकि वो ही एक व्यापारी था और वो अपने साथ दूसरे देशों में भी ले जाता था, स्कॉटलैंड ले जाना, किसी दूसरे देश ले जाना। तो इस तरह से उसका जो है जो अगला जो जीवन था उनके साथ जो है वो अच्छा बीता। लेकिन उसने उसे जो है वो एक समय जब वो 21 वर्ष का था इक्वानो, तब उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो मानता था कि अब उसकी उम्र विवाह की होगी, इसलिए उसे आज़ाद कर दिया अच्छे लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार से उसने निकलते ही सर्वप्रथम जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी जीवनी लिखी, ताकि लोग समझ जाएँ कि कितना अमानसिक प्रथा है ये। तो इस तरह से इसकी जो किताबें थी वो भी लोगों के ऊपर जो है जादुई प्रभाव पड़ा, और इस प्रकार से मानते हैं कि हर देश में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो उस समय अच्छे लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी, और इस कारण क्या था, इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठ रही थी। मीडिया भी सामने लगा, आधुनिक समय आ गया था, पेपर छप रहे थे। इस कारण क्या था, अब ये इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी थी। तो इस कारण अब इसने रंग लाई ये व्यवस्था, और इस कारण डेनमार्क ने सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में, ब्रिटेन ने 1807 ईस्वी में, फ्रांस ने 1814 ईस्वी में प्रारंभिक तौर पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई, 1817 ईस्वी में नीदरलैंड में, 1845 में स्पेन ने, और फ्रांस ने पूरी तरह से खत्म किया 1848 ईस्वी में। अमेरिका ने 1865, और अमेरिका की बात जब भी होती है तो वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम, जो एक गरीब परिवार से, गरीब किसान के बच्चे थे, उनके द्वारा इस प्रथा का उन्मूलन किया गया। क्यूबा ने 1886 ईस्वी में, ब्राज़ील ने 1888 ईस्वी में, और भारत में 1876, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, तो 1846 ईस्वी में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। कहते हैं दास प्रथा का उन्मूलन निस्संदेह एक नए युग का सूत्रपात था, जिसने मानवतावाद की भावना को बल दिया। मानवतावाद क्या होता है कि वो व्यवस्था जिसमें मानव की भलाई के बारे में सोचना, कि परलोक की अपेक्षा इस लोक को ज़्यादा अहमियत देना, कि मरने के बाद नहीं स्वर्ग नरक की बात करना यहीं पर धरा पर ही स्वर्ग और नरक बनाना, किसके लिए, आदमी के लिए। तो उन्होंने स्वर्ग को अपनाया, पश्चिमी देशों ने स्वर्ग को अपनाया, लेकिन इन स्वर्गों को बनाने से पहले की बात करते हैं तो स्वर्ग बने इन लोगों के परिश्रम के कारण। लेकिन उन्होंने अब नए जो लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मानवतावाद को चुना कि व्यक्ति के लिए ही कार्य करना, वो अच्छा जीवन जिए
इसीलिए तो हमारे बच्चे जब यूरोप में चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आ जाते। उनको मालूम है कि हमारे देश में यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं और उन देशों में क्या स्थिति है। उन्होंने सच में स्वर्ग क्रिएट किए हैं अपने इसी धरा के ऊपर, और हम बात करते हैं सात आसमान के बाद है या मरने के पश्चात स्वर्ग है। तो आज भी मानवतावाद की जो परिदृश्य भारतवर्ष में कम ही देखने को मिलता है, जबकि इन देशों में ये आ चुका। अब बात करते हैं मानचित्र के संदर्भ में, और 5 नंबर का ये जो प्रश्न आता है बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। सिर्फ दिमाग में थोड़ा सा, अगर मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, देखना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 मिनट में आपको सारा याद हो जाएगा कैसे आपने करना है। आज हम जो कर रहे हैं वो इसी से संदर्भ में अफ्रीका महाद्वीप में दास प्राप्ति स्थल, और इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी सीरीज़ में ये आता ही है। कई बार हर वर्ष रिपीट होता है, कई बार दूसरे साल तो आता ही आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में दास प्राप्ति स्थल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको इस तरह का मानचित्र आता है करने के लिए, बिल्कुल ब्लैंक होता है। अगर अफ्रीका महाद्वीप का ये देखें हम, तो ये अफ्रीका महाद्वीप और इसके बीच में ये नीला सा हिस्सा है, ये विक्टोरिया झील है, वहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये मैडागास्कर, इसे भारतवर्ष के साथ ही एक देश आता है जिसका नाम श्रीलंका है, यहाँ पर मैडागास्कर आता है, तो याद आपने रखना है इस तरह से, ठीक है। अब आता है ये इसका मुंह मानते हैं, देखिए मुंह की तरह ही है, यहाँ पर अंदर तक घुसा है दरिया समुद्र। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। पहली जो रेखा है वो इस तरह से हम जो लगाएंगे, ये पहला जो जगह है जहाँ से दास प्राप्त किए जाते थे, ये इस जगह का नाम है गोरी। बिल्कुल आसान है, हिंदी में शब्द है गोरी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर लगाएंगे और इस जगह का नाम है सेनेगामिया। याद रखना है सेनेगामिया, बार बार कर्सर जो है फेड हो रहा है, सेनेगामिया। तीसरा जो है यहाँ पर ये जो जगह है इसका नाम है सिमरालोन। याद रखना है ये सिमरालोन। और एक और हम लगाएंगे यहाँ पर, और इस जगह का नाम है अल्मीरा। याद रखना ये अल्मीरा। यहाँ पे गोरी, यहाँ पे सेनेगामिया, यहाँ पे सिमरालोन और यहाँ पर अल्मीरा। याद हो गया चारों नाम? उल्टा चलते हैं, अल्मीरा, सिमरालोन, सेनेगामिया और गोरी। 2 नाम बिल्कुल ईजी हमारे लिए क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, गोरी और अल्मीरा। ये गोरी और ये अल्मीरा। यहाँ पर 2 है, स से ही है, ये है सेनेगामिया और यह सिमरालोन। सेनेगामिया सिमरालोन, सेनेगामिया सिमरालोन। तो गोरी, सेनेगामिया, सिमरालोन और अल्मीरा, ये 4 आपको याद हो गए होंगे, मुझे पता है। अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा जो है लगाएंगे और इसे कहेंगे इबोलैंड। याद रखना इसका नाम है इबोलैंड, इबोलैंड। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर देखेंगे ये 2 जो उभरे हुए जगह हैं, अगर एक जगह का निशान यहाँ दे दूँ मैं, एक को निशान यहाँ दे दूँ, फिर एक तीसरा निशान लगाऊंगा। यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ इस तरफ को अगर लेता हूँ तो इसका आधा हिस्सा पड़ जाता है यहाँ पर। तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, यहाँ आधे हिस्से तक ले जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ इस तरह से गोल करते हुए, और फिर जब यहाँ विक्टोरिया झील के सामने पड़ जाता हूँ तो इस जगह से फिर मैं 3 की तरह इस तरह से लेता हूँ और फिर मिल जाता हूँ, 3 के बाद यहाँ मिल जाता हूँ। तो इस तरह से गया, ऐसे 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 और इस तरह से ऐसे मिल गया। तो ये जो जगह है देखेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। तो ये जगह जो है 2 नाम आते हैं यहाँ पे, कांगो और यहाँ पर अंगोला, कांगो और अंगोला। इबोलैंड, कांगो, अंगोला, इबोलैंड, कांगो, अंगोला। ये 3 नाम और ऐड हो गए। 4 नाम हमने पहले याद कर लिया, अब 3 और हो गए। उल्टा चलते हैं, ये अंगोला, ये कांगो, ये इबोलैंड, ये अल्मीरा, यस, ये गोरी, ये सेनेगामिया और ये सिमरालोन। ये इबोलैंड, ये सेनेगामिया, ये सिमरालोन, ये कांगो और ये अंगोला। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम विक्टोरिया झील, इसको इस तरह से मिला दिया और यहाँ से जब हम निकलेंगे तो इस तरह से निकलेंगे और इस तरह से निकलने के बाद हम यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है एक और जगह आ गई जिसका नाम था मोजाम्बिक। याद रखना है मोजाम्बिक। और ये है मैडागास्कर। इसका ये वाला हिस्सा हम काटेंगे तो इसे कहेंगे मैडागास्कर। याद रखना मैडागास्कर, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मैडागास्कर, यही नाम है, बस इतने नाम आपने याद रखने हैं। देखिए फिर से शुरू करते हैं। गोरी, ठीक है, अल्मीरा, ये सेनेगामिया, ये सिमरालोन, ये क्या है, यस, इबोलैंड, सही है, इबोलैंड, कांगो, अंगोला और ये क्या कहा, मोजाम्बिक। याद रखना मोजाम्बिक। ये क्या है, मैडागास्कर। अब मैं शुरू करूं तो बताऊं ये क्या है, क्या है, बिल्कुल ठीक है, इबोलैंड। ये क्या है, नहीं, ये क्या है, मैडागास्कर। ये क्या है, सही है, मोजाम्बिक। अब चलते हैं एक एक करके हम जो है वो कर लेते हैं। इतने बाद गोरी, ये क्या है, गोरी। अब दूसरा जगह बताते रहेंगे, मैं नाम लिखता रहूँगा। यस, क्या नाम है इसका, बिल्कुल सही है, क्या नाम है, सेनेगामिया। तीसरी जो जगह उसका नाम क्या है, सही है। तीसरा, यस यस, सही है, इसका नाम है सिमरालोन। और चौथा इसका नाम क्या है, अल्मीरा, बिल्कुल सही है। ये क्या है आगे, ये है इबोलैंड, सही है। ये क्या है, कांगो, बिल्कुल। ये क्या है, अंगोला, शाबाश। ये क्या है, मोजाम्बिक, सही है। और ये क्या है, मैडागास्कर, सही बोला आपने सभी ने। तो इस प्रकार ये सभी नाम लिखने के बाद इसी तरह से लिखना, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, नाम को बिल्कुल सीधे लिखना है। और अगर आपका नाम थोड़ा दूर रहता तो आप उसको यहाँ लाइन भी खींच सकते हैं कि ये है अल्मीरा, ये सिमरालोन है, ये सेनेगामिया है। तो इसके पश्चात आप बात करते हैं कि इन देशों से
किन जगहों पर दासों को जो है वो भेजा जाता है, किसकी जगह से पकड़ कर जो है ले जाता है। पहले करते हैं गोरी से प्रारंभ। गोरी से इस तरह से तीर लगाएंगे, फिर सेनेगामिया से और फिर इबोलैंड से। ये 3 जगहें थी जहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर को पड़ता है हमारा यूरोपीय महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप के लिए यहाँ से दास भेजे जाते हैं। कहाँ से? गोरी, सेनेगामिया और इबोलैंड। अब आता है नीचे की तरफ को, अब लेते हैं सेनेगामिया, सिमरालोन और अल्मीरा और साथ में इबोलैंड। इन 4 जगह से दासों को भेजा जाता था ऊपर की तरफ को यहाँ पे, और यहाँ पर था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अलावा था बहामा द्वीप समूह, जिन्हें कैरिबियन द्वीप कहा जाता था। इन जगह के ऊपर भेजा जाता था बहामा द्वीप समूह, और उत्तरी अमेरिका के लिए इन जगह के ऊपर, इन चारों जगह से भेजे जाते थे दास। तो केवल जो सेनेगामिया है वहाँ के लिए, यूरोप के लिए भेजे जाते थे, और बहामा द्वीप या उत्तरी अमेरिका के लिए भी भेजे जाते थे। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के लिए कहाँ से भेजे जाते थे। ये आता है अंगोला और मेडागास्कर। अंगोला और मेडागास्कर जो है, इन जगह से दासों को पकड़कर कहाँ भेजा जाता था? दक्षिणी अमेरिका के लिए। और इसके अलावा इबोलैंड का एग्जाम्पल जो है वो हमने किया है कि किसकी बात आई थी। हाँ यस, बिल्कुल याद रखना है आपने इसको हमेशा, अलाउदाहू इक्वानो। तो इसके पश्चात अब बात करते हैं इन 2 जगह जो बचा थे, कांगो और मोजाम्बिक की। ये 2 जगह बच गई, और यहाँ से जाता था पश्चिमी एशिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था, या अरब देश शामिल थे, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी आता है, फिलिस्तीन आता है, टर्की आते हैं। इन देशों को जो है यहाँ से, क्योंकि इन देशों को ये भी गुलाम बनाया गया था जो उपनिवेशवादी देश थे। तो इस तरह से पश्चिमी एशिया के लिए कांगो और मोजाम्बिक आपने याद रखना था। अब इसके अलावा भी बहुत सारी जगह बच जाती है, जैसे कि हमारी ये जगह बच गई, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। इस साइड को जो है वो हिंद महासागर, इसके बारे में आप जानते हैं, भारत के दक्षिण में भी हिंद महासागर पड़ता है, तो वही हिंद महासागर अफ्रीका तक पड़ता है, तो इस प्रकार से हिंद महासागर। और यहाँ पर भूमध्य सागर, उत्तर की दिशा में भूमध्य महासागर जो है वो अफ्रीका के उत्तर की दिशा में आता है। तो पूर्व की तरफ है अटलांटिक, और उसके बाद पश्चिम की तरफ आया अटलांटिक महासागर, पूर्व की तरफ आया हिंद महासागर, और उत्तर की तरफ आया भूमध्य सागर। अब आपने क्या करना है कि इन जगहों के ऊपर, ये जो जगह है ये बताना पड़ेगी, इनके ऊपर आप कलर भी कर सकते हैं। आप मोमी कलर लीजिए, चाहे पेंसिल कलर कीजिए, या फिर अगर आपका कलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो HP4 होती है, जो काफ़ी मोटा उसका जो सिक्का होता है, उससे आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं इसको पूरी तरह से। तो एक ही तरह का कलर किया सभी जगह, ग्रीन है तो ग्रीन सभी जगह कलर कर दिया। इन जगह के ऊपर इस सीमा से बाहर वो कलर नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये मालूम होगा कि इस जगह को जो है, ये जो जगह है किस चीज़ के लिए है। हाँ, एक बॉक्स बने होते हैं आपके मानचित्र में, 3 एक बॉक्स बने होते हैं। एक बॉक्स का काम यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो कलर यहाँ किया होगा, अगर शेड की होगी तो शेड करेंगे। कई बार बच्चे लाइनें लगाते हैं, तो लाइनें भी आप लगा सकते हैं, तो यहाँ भी लाइन ही लगाएंगे। फिर जो यहाँ करेंगे वैसा आपने यहाँ पर करना, और लिखना क्या है, दास प्राप्ति स्थल। मतलब ये जो जगह है क्या है, जो रंग बताया गया है, ये रंग दिखाता है कि ये क्या है, ये दास प्राप्ति स्थल है। यहाँ से दास जो है वो ले जाए जाते थे, बेचे जाते थे और जगह के ऊपर। ठीक है, तो इतना काम करने के पश्चात आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते हैं, साफ़ सुथरा काम करेंगे तो। फिर इसके अलावा क्या करते हैं कि अंतिम क्वेश्चन होता है, फिर आपने उसके बारे में लिखना भी है, दास व्यापार क्या था, उसके बारे में 4-5 लाइनें आप लिखेंगे, बड़ी साफ़ सुथरी लाइनें। और उसके उसी पेज के पास जो है आपने जो है राइट साइड को आपने जो है इस मानचित्र को लगा देना, नथी भी कर देना है। कई बच्चे सबसे लास्ट में कर देते हैं, और क्या हो जाता है, वो फट जाता है, फिर उसकी मार्किंग नहीं होती, वो कहीं गुम हो जाता है। तो आपने सबसे अंत में नहीं लगाना, बल्कि जहाँ पे आपने ये काम किया है उसी सीट में, उसी जगह के ऊपर आपने ये लगा देना है। उसी पेज के साथ बांधना है, पूरे पेजों के साथ नहीं बांधना है, क्योंकि फिर वो आपका बंद हो जाता है नहीं तो इस तरह से 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो ये पढ़ा हमने आज दास प्रथा के बारे में, उसके मानचित्र के बारे में। मैंने कोशिश करी कि आप जो है इस मानचित्र को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने पहली बार जो है नेट पर इस तरह का कार्य किया है, तो हो सकता है थोड़ी गलतियाँ भी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब हर बार मैं जो हमेशा कुछ लाइन लेकर आता हूँ, मेरा मकसद रहता है कि हम सबसे पहले इंसान हों, फिर बाद की बात। इस जहाँ की सबसे महंगी चीज़ एहसास, सबसे महंगी चीज़ एहसास, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं। बेहतर है हम इंसान हो जाएं, हमारे में एहसास है जो किसी और चीज़ में नहीं है। कोई जानवरों में एहसास नाम की चीज़ नहीं होती है, हम समझ सकते हैं अच्छा या बुरा। और 400 साल तक लोग इस एहसास से दूर रहे कि लोगों के साथ क्या हम कर रहे हैं, क्या व्यवहार हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि इस एहसास के साथ हम जो है आगे आने वाले जीवन को जिए। यही मैं कल्पना करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा, एहसास रखे कि हम क्या हैं, हम इंसान हैं, हमारे में सोचने समझने का जो है भगवान ने दिया है। तो एहसास हो कि हम जो भी करें वो सही करें, अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए करें, अपने गुरुओं को ध्यान में रखते हुए करें, और जाते हुए हमें यह एहसास ना हो कि हमने दुनिया से विदा ले रहे हैं और हमने बहुत सारे गलत कार्य किए हैं। तो ऐसा एहसास आपके जीवन में कभी ना आए। आप हमेशा खुश रहें, मैं हमेशा यही कामना करता हूँ, और आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।